नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है जिनका नाम संतोष है। तो चलिए अब यह कहानी संतोष के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पेशे से एक बस ड्राइवर हूं और आज जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ मेरी ड्राइविंग के दौरान घटा एक ऐसा वाकया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। उस समय 2014 चल रहा था और मैं कुल्लू से चंडीगढ़ रूट पर चलने वाली सरकारी बस में ड्राइविंग किया करता था। उस वक्त मुझे ड्राइविंग करते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने कभी भी उस खास रूट पर गाड़ी नहीं चलाई थी जिस पर उस दिन मुझे अचानक भेजा गया। दरअसल उस दिन जिस ड्राइवर की ड्यूटी थी वो किसी जरूरी काम से घर चला गया था, इसलिए मुझे उसकी जगह बस लेकर जाना पड़ा। मेरे लिए रूट नया था, मगर नौकरी का हिस्सा मानकर मैंने बिना कुछ कहे बस चलानी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि जब तक ये काम है तब तक नए रास्ते, नए अनुभव मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन का सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो रास्ता आम नहीं था। वहां एक जगह ऐसी थी जो रात के वक्त बेहद खतरनाक मानी जाती है। कहा जाता है कि उस जगह पर अगर कोई अकेला इंसान रात में रुक जाए तो उसका सुरक्षित लौट पाना मुश्किल हो जाता है। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब यह सब मेरे साथ हुआ था तब मेरी बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। फिर भी जो हुआ वो सबके होश उड़ाने के लिए काफी था। तो सोचिए, अगर कोई अकेला होता तो क्या होता। अब मैं आपको बताता हूं कि वो रात कैसे शुरू हुई थी। जैसे ही मुझे जानकारी दी गई कि मुझे आज का रूट कवर करना है तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि रात में मैंने हिमाचल की घुमावदार और ऊंची नीची सड़कों पर पहले कभी ड्राइव नहीं की थी। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि यह भी एक नया अनुभव होगा और इस काम को भी करना ही होगा। उस रात मेरी बस शाम 6:30 कुल्लू से रवाना होने वाली थी। रास्ता लंबा था और मुझे सुबह तक चंडीगढ़ पहुंचना था। उस दिन मौसम दिन से ही बदल रहा था। धीरे धीरे बादल घिर आए और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मेरी सोच सही निकली। 6:30 से पहले ही बारिश शुरू हो गई, इसलिए मैंने तय वक्त से थोड़ी जल्दी बस निकाल ली, क्योंकि सारी सवारियां पहले ही बस में बैठ चुकी थीं। मैं देरी नहीं करना चाहता था और हिमाचल की संकरी सड़कों पर बारिश में बस चलाना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। बस में बैठे सभी मुसाफिर मुझसे बार बार कहने लगे कि ड्राइवर साहब, अब जल्दी से निकलिए यहां से, नहीं तो बारिश और तेज हो जाएगी और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि आसमान में बहुत घने बादल छा चुके थे और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। हिमाचल की पहाड़ी सड़कों पर वैसे भी मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसे में सभी यात्री चाहते थे कि हम बिना देर किए रवाना हो जाएं। उनकी बात मानते हुए मैं बस को लेकर आगे बढ़ा। वैसे तो ये वही रूट था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे किसी और की जगह बस चलाने को कहा गया था, क्योंकि जो ड्राइवर था वो किसी वजह से घर चला गया था। मौसम का मिजाज देखकर लग रहा था कि शायद आज रात का सफर आसान नहीं होगा। अंधेरा कुछ ज्यादा ही जल्दी छा गया था और बादल इस कदर घने थे कि लगता था सूरज ने मानो खुद को पूरी तरह छिपा लिया हो। जब मैं बस स्टैंड से बस लेकर रवाना हुआ तभी हल्की रिमझिम बारिश चालू हो चुकी थी। मैं लगातार वाइपर का बटन दबाकर शीशा साफ करता रहा ताकि साफ दिखाई दे। बस निकले मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा ही हुआ था कि बारिश तेज हो गई। बस में बैठे ज्यादातर लोग थकान की वजह से अपनी अपनी सीटों पर सो गए थे। कुछ लोग मोबाइल चला रहे थे तो कुछ हल्की बातचीत कर रहे थे। तभी सोनू, जो मेरी बस का कंडक्टर था, मेरे पास आया और बोला, भैया सब पीछे सो गए हैं। मैंने कहा, ठीक है सोनू, तू आकर यहीं केबिन में बैठ जा। वो मेरे पास आकर बैठ गया और हम दोनों बातें करते करते सफर तय करने लगे।
हम दोनों बातों में लगे थे और मैं बस को धीरे धीरे मोड़ों से निकालते हुए चला रहा था। तभी एक तेज मोड़ पर मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच अचानक से एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो अकेली और शांत सी बस की तरफ देख रही थी। ये देखकर मैं चौंक गया। इतनी रात और इतनी बारिश में इस सुनसान जगह पर किसी बुजुर्ग का इस तरह खड़ा होना कुछ अजीब लग रहा था। मैंने फौरन ब्रेक मारे, लेकिन बारिश और फिसलन के कारण बस की रफ्तार तुरंत कंट्रोल नहीं हो पाई। मैंने पूरा ध्यान लगाकर किसी तरह बस को रोका। बस का एक टायर सड़क से थोड़ा नीचे की तरफ उतर गया और गाड़ी हल्की सी झुक गई, जिससे बस में बैठे मुसाफिर हिल गए। अचानक ब्रेक लगने से कई लोग उठकर चिल्लाने लगे। पीछे से आवाजें आने लगी, भैया जरा ध्यान से चलाइए, घर के सारे लोग इस बस में सफर कर रहे हैं। मैंने तुरंत सबको समझाया कि चिंता ना करें, बस अब सुरक्षित है। पर जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि जिस बुजुर्ग औरत को हमने देखा था वो एक पल के लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही बस रुकी वो औरत वहां से गायब हो गई। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। सोनू भी हैरान होकर बोला, भैया वो दादी जी कहां चली गई? मैंने तो उन्हें साफ देखा था। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो औरत कहां गई। बस वही एक पल ऐसा था जिसने पूरे सफर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। जैसे ही ये सब हुआ, मुझे और सोनू को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन थोड़ी ही देर में हमारी नजर उस मोड़ पर एक पेड़ के नीचे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो जोरदार बारिश में भीग रही थी। हमें पहले लगा कि शायद वो बस बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां काफी देर से खड़ी है। बस की हेडलाइट सीधी उस औरत पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि एक टायर हल्का नीचे की ओर चला गया था, जिससे रोशनी नीचे ज्यादा पड़ रही थी। हम उसके पैर तो देख पा रहे थे, लेकिन पूरा चेहरा एक मोटी काली चादर में ढका हुआ था। वो चादर उसने सिर से लेकर पैर तक ओढ़ रखी थी और सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर दिख रही थीं। अब बात जो सबसे अजीब लगी वो ये थी कि उसकी आंखें अंधेरे में अलग ही तरह से चमक रही थीं, ठीक वैसे जैसे किसी जानवर की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। बारिश की बूंदों के बीच वो बूढ़ी औरत एकदम चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी हमारी तरफ देख रही थीं। कुछ पल के लिए तो मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। सोनू जो खिड़की के पास बैठा था, गर्दन निकालकर बोला, भैया वो अम्मा ऐसे बारिश में क्यों खड़ी हैं? अगर कहीं जाना है तो बस में आ जाएं, वरना रास्ते से हट जाएं। उसकी बात सुनते ही वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी और बस के पास आकर खड़ी हो गई। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोनू से पूछा, दरवाजा लॉक किया है क्या? वो बोला, हाँ भैया, बारिश अंदर आ रही थी इसलिए बंद किया था, अभी खोलता हूं। फिर वो अपनी सीट से उठकर नीचे उतर गया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ आई, लेकिन पीछे की तरफ जाने के बजाय सीधे मेरे केबिन की ओर बढ़ गई और बगल की लंबी सीट पर आकर बैठ गई। सोनू ने पीछे से कहा, अम्मा पीछे बैठ जाइए, सवारियों की सीटें खाली हैं। लेकिन उस पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप मेरे पास ही बैठी रही। जब मैंने उसे देखा तो वो कांप रही थी और उसकी चादर से पानी टपक रहा था। मुझे लगा ये बहुत देर से बारिश में भीग रही होगी। मुझे दया आई और मैंने सोनू से कहा, कोई बात नहीं, बैठने दो यार। सोनू मुंह बनाकर पीछे चला गया और सवारियों के पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद मेरी बात से उसे थोड़ा बुरा लगा है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस को रिवर्स गियर में डालकर धीरे धीरे पीछे लिया। थोड़ी मेहनत के बाद बस का टायर सड़क पर आ गया और मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही मुझे बस केबिन में एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। ये कोई आम गंध नहीं थी, बल्कि एक जानी पहचानी सी बदबू थी। मुझे लगा जैसे मैंने पहले भी कहीं ये गंध महसूस की है, लेकिन उस वक्त मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे मन में ये बेचैनी क्यों हो रही है। बस चलाते चलाते जब थोड़ा ध्यान इधर उधर गया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा ध्यान बार बार बगल में बैठी उस बूढ़ी औरत की तरफ जा रहा है। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मन और उलझता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब बारिश की रफ्तार और तेज हो गई और बाहर हल्का कोहरा छाने लगा, तभी मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर अचानक से कुछ माहौल बदल गया है, जैसे एकदम से सब कुछ थमा हुआ हो। इंजन की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज अब थोड़ी भारी लग रही थी।
मुझे वो सफर याद आया जब मैं कुछ साल पहले दोस्तों के साथ हिमाचल के पुराने मंदिरों और वीरान रास्तों पर घूमने गया था। वहां भी कई बार ऐसी ही चुप्पी और ठंडक महसूस हुई थी, जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस के अंदर की हवा भी थोड़ी भारी हो गई है, जैसे सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। मैंने खिड़की थोड़ा सा खोल दिया ताकि ताजा हवा अंदर आ सके, लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में मेरे कंधे पर बूंदें पड़ने लगी और मैं थोड़ा भीग गया। मुझे खिड़की फिर से बंद करनी पड़ी, लेकिन उस दौरान भी मेरा ध्यान बार बार उसी औरत की तरफ जा रहा था। उसके हाथ अब भी उसकी गोद में रखे थे और चेहरा अब भी ढका हुआ था। मैंने बस की रफ्तार थोड़ी कम कर दी और एक बार पलटकर पीछे देखा कि सोनू क्या कर रहा है। वो अब भी पीछे की सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें भी बार बार मेरी तरफ जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे, पर हम बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने खुद को समझाया कि मौसम की वजह से माहौल अजीब लग रहा है और कुछ नहीं। पर सच कहूं तो उस वक्त मेरा मन बार बार यही कह रहा था कि इस औरत के बारे में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैंने हल्के से अपना चेहरा उस बूढ़ी औरत की तरफ मोड़ा और सांस ली, तो उस ओर से एक अजीब सी गंध मेरे नाक में आई। उस गंध को महसूस करते ही मुझे समझ में आ गया कि यह कुछ साधारण बात नहीं है। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद बारिश और ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, पर धीरे धीरे जब ध्यान गया तो साफ लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक अकेली औरत से ऐसी अजीब सी गंध कैसे आ सकती है। पर फिर मैंने देखा कि उस औरत ने जो ओढ़ रखा था वो कोई सामान्य कंबल नहीं लग रहा था। उस पर कुछ अजीब धागे से लटके हुए थे जो देखने में किसी के बाल जैसे लग रहे थे। और जब थोड़ी देर बाद बारिश थमी और वो कपड़ा थोड़ा सूखने लगा, तो उसमें से जो बनावट उभर कर आई उसे देखकर मेरा मन बेचैन हो गया। मैंने बहाना बनाकर सिर के ऊपर हाथ घुमाते हुए केबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही वो औरत एकदम से सकपका गई और तुरंत उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। लेकिन अब तो मैं भी चौंक चुका था। उजाले में जो चीज मेरी आंखों के सामने थी वो मेरी सोच से कहीं परे थी। वो कोई साधारण कंबल नहीं था और ना ही वो कोई सामान्य कपड़ा। वो किसी जानवर की खाल जैसा कुछ लग रहा था जिसे उसने खुद पर लपेट रखा था। उसका चेहरा आधा ढका था, लेकिन बाकी हिस्सा देखकर ही डर लगने लगा। उसके शरीर पर जगह जगह बाल थे और उसकी त्वचा कुछ अजीब सी झुर्रीदार और गाढ़े रंग की थी। अब मेरे दिमाग में यह सवाल घूमने लगा कि अगर वो इंसान है तो फिर उसका शरीर इस तरह का क्यों है, और अगर वो कोई इंसान नहीं है तो फिर बस में बैठकर यहां तक आई कैसे। मैंने फिर से ध्यान से देखा तो उसकी आंखें एकदम चमकीली और लाल थीं और उसका चेहरा किसी इंसान से मिलता जुलता जरूर था, पर पूरी तरह इंसानी नहीं था। हो सकता है मैं थक गया था या शायद बारिश के कारण दिमाग सही नहीं चल रहा था, लेकिन उस वक्त मैं जो कुछ देख रहा था वो बिल्कुल साफ था। उसके हाथों की उंगलियां लंबी थीं और नाखून नुकीले। उसके कान सिर के ऊपर की ओर थे, जैसे किसी जानवर के हों। इतना सब देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। फिर डरते डरते मैंने नीचे की तरफ देखा तो पाया कि उसने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी। वो पायलें बेहद पुरानी थीं और उनमें से एक टूटी हुई भी लग रही थी। उन पायलों को देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई ऐसी औरत जो पूरी तरह सामान्य नहीं लग रही, इस तरह की पायल क्यों पहनेगी। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो औरत अचानक से एक अजीब सी धीमी हंसी हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत हंस रही थी तो उसकी आवाज एक आम औरत जैसी ही थी। पर जिस वक्त उसने हंसना शुरू किया, उसे कुछ पल पहले ही मैंने डर के मारे केबिन की लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे मन में यह डर बैठ गया था कि अगर वो रोशनी इन अजीब प्राणियों को परेशान कर रही हो और अगर वो गुस्से में आकर मुझ पर हमला कर दें, तो मेरे पास न तो कोई हथियार था और न ही इतनी ताकत कि मैं अकेले उनसे लड़ पाता। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे बिल्कुल पास एक रहस्यमयी औरत बैठी हो जो दिखने में किसी इंसान जैसी तो लगे, लेकिन उसके तौर तरीके और हाव भाव पूरी तरह से किसी डरावने जीव की तरह हों, तो उस समय इंसान अपनी अक्ल और समझ से ही खुद को बचाने की कोशिश करता है। मैं भी वही कर रहा था। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, वो औरत फिर से उसी अजीब मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ी और अपनी भारी सी आवाज में बोली,
ऐसे घूर क्यों रहे हो? तुझे पता भी है आज तेरे पास कौन बैठा है? उसके इतना कहते ही जैसे मानो पीछे से कोई दूसरी आवाजें भी उठने लगीं। अब मैं साफ साफ सुन पा रहा था कि बस में पीछे बैठी दो औरतें भी उसी तरह की डरावनी हंसी हंस रही थीं। वो आवाजें धीरे धीरे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर रही थीं। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं ही नहीं, बस में बैठे बाकी सारे लोग भी एक खतरनाक मुसीबत में फंस चुके हैं। पर मुश्किल ये थी कि जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये तीनों औरतें आखिर हैं कौन, तो फिर मैं दूसरों को कैसे बचा सकता था। ऊपर से हिमाचल के पहाड़ी रास्ते, रात का अंधेरा, चारों तरफ घना जंगल और काले बादल। हर थोड़ी देर में बिजली की डरावनी चमक और गड़गड़ाहट दिल को और कांपाने वाली थी। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई। कहीं नेटवर्क नहीं, कहीं मदद की उम्मीद नहीं। ऐसे माहौल में अगर किसी के साथ ये सब हो जाए तो यकीन मानो कोई भी कमजोर दिल इंसान उस डर से ही मर जाए। पर पता नहीं क्यों मैं अब तक जिंदा था। डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, पर मैंने खुद को संभाले रखा और बस चलाता रहा। अब ऐसा सन्नाटा था कि जैसे इस दुनिया में मेरे अलावा कोई इंसान बचा ही नहीं हो, और वो तीनों औरतें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं ही अगला शिकार हूं। मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करता तो इस बस में मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। पर मुश्किल ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये औरतें कौन हैं और इनका इरादा क्या है। न तो पहले कभी मेरे साथ ऐसा कोई डरावना हादसा हुआ था और ना ही मैंने ऐसी रहस्यमयी औरतों को इतने करीब से देखा था। शायद इसी वजह से मैं थोड़ी देर तक सोचने और समझने में लगा रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं खुद को और बाकी सबको बचा सकूं। अब उस वक्त मुझे बस एक ही चीज याद आई, भगवान। मैं मन ही मन बस उनसे ही मदद की दुआ करने लगा। सोच रहा था कि हे भगवान, जैसे भी हो आज इस मुसीबत से मुझे निकाल लो। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी रात के वक्त किसी अनजान सुनसान जगह पर खड़ी किसी भी सवारी को बस में नहीं बैठाऊंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी एकदम से वो जो बदबू पहले आ रही थी अब और भी तेज हो गई। बदबू इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी नजर हल्के से तिरछी की और उस बूढ़ी औरत की ओर देखा जो पहले मेरे बगल में बैठी थी। अब उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके मुंह से गाढ़ा लाल कुछ बहने लगा था, जैसे खून की लार हो। साथ ही उसके चेहरे के हाव भाव भी अजीब तरह से बिगड़ने लगे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर तभी अचानक वो औरत का रूप बदलने लगता है। अब वो धीरे धीरे एक सामान्य बुजुर्ग महिला जैसी दिखने लगती है। उसके चेहरे पर वो सब डरावनी चीजें अचानक गायब हो जाती हैं। ये देखकर मुझे एक पल के लिए थोड़ा सुकून जरूर महसूस हुआ। लगा शायद सब ठीक हो गया, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। जैसे ही मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, वैसे ही उसके हाथ और पैर फिर से टेढ़े मेढ़े तरीके से मुड़ने लगे। उसके हाथों की उंगलियों में बहुत लंबे और नुकीले नाखून आ गए थे। उसके चेहरे पर लाल निशान बनने लगे और उसके होंठ बीच से फटने लगे। वहां से लाल लाल द्रव बहने लगा जो किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफी था। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मैं अकेले इस हालात से नहीं निपट सकता। तभी जैसे ही बस एक और मोड़ पर पहुंची और वो रास्ता थोड़ा ढलान पर था, तो मैंने एक फैसला लिया। मोड़ पर बस घुमाते वक्त मैंने जानबूझकर बस को थोड़ा खाई की तरफ ज्यादा घुमा दिया, जिससे रास्ते के किनारे एक बड़ा पेड़ बस से टकरा जाए। मेरे मन में बस यही था कि किसी तरह बस रुक जाए ताकि मैं लोगों को इस औरत से बचा सकूं। लेकिन साथ ही मैंने पहले ही 3-4 बार हल्के ब्रेक लगाकर बस की रफ्तार धीमी कर दी थी ताकि टक्कर बहुत जोरदार ना हो और बस सीधे खाई में ना गिर जाए। मेरी यही समझदारी उस वक्त काम आई, क्योंकि जब बस पेड़ से जाकर टकराई तो बस वहीं रुक गई और पेड़ भी नहीं टूटा। लेकिन इस झटके से बस में पीछे की तरफ जो लोग अभी तक नींद में थे, वो सब एकदम से जाग गए। तभी मेरा कंडक्टर सोनू भागता हुआ ड्राइवर केबिन में आया और घबराई हुई आवाज में बोला, भैया क्या हो गया, सब ठीक है ना? लेकिन सोनू का ध्यान उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं गया। वो सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोला, भैया क्या हुआ, आपने बस ऐसे क्यों रोक दी? आवाज से तो लग रहा है जैसे बस किसी चीज से टकरा गई है। जैसे ही वो बोले जा रहा था, उसने मुड़कर ड्राइविंग सीट की तरफ नजर डाली
तो देखता है कि बस सच में एक पेड़ से जाकर टकराई है। ये देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि शायद मैं आज बस ठीक से नहीं चला पा रहा हूं। फिर वो थोड़ी चिंता के साथ बोलता है, भैया मैंने तो पहले ही कहा था कि बस की स्पीड थोड़ी कम रखो। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब तक मेरे साथ उस केबिन में क्या क्या हो चुका है। मैं भी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हुए सामने सड़क की तरफ देखते हुए उससे कहता हूं, शायद बस का टायर पंचर हो गया है या कोई खराबी हो गई होगी, एक बार नीचे उतर कर देख लेते हैं। मैं ये बात कह ही रहा था कि तभी उस कोने में बैठी हुई बूढ़ी औरत फिर बोल उठती है, बस में कोई खराबी नहीं है, तुम बस वैसे ही बस को पीछे लेकर चलो जैसे तुमने उस मोड़ पर लिया था। अब जब उसने ये बात बोली तो सोनू की नजर भी उसकी तरफ गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोनू को वो औरत बिल्कुल सामान्य दिखी, एक सीधी सादी बुजुर्ग महिला जैसी। और जब मैंने भी उसकी तरफ देखा तो ना ही उसके चेहरे पर डरावनापन था और ना ही खून वगैरह की कोई निशानी। फिर सोनू धीरे से बस की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलने लगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चला, मैं देखता हूं कि एक पल के अंदर ही उस औरत का चेहरा फिर से वैसा ही खौफनाक हो गया जैसा थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। पर यह बदलाव सिर्फ मुझे नजर आया। मैं बिना कुछ कहे बस की खिड़की से नीचे उतर जाता हूं। मेरे साथ कुछ और सवारियां भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ गईं। नीचे आते ही मैंने उन्हें इशारे से पास बुलाया और फिर सोनू समेत सबको वो सब कुछ बता दिया जो अभी तक बस के अंदर हुआ था। मेरी बात सुनकर एक आदमी बोला, भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कोई इंसान भला ऐसा कैसे दिख सकता है? और पहले आप कह रहे थे कि वो कुछ और दिख रही थी, अब आप कह रहे हो कि वो साधारण दिख रही है। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी उन लोगों में से करीब 22 से 24 साल का एक लड़का बोला, मुझे तो लगता है हमें ड्राइवर भैया की बात मान लेनी चाहिए। मैंने भी सुना है कि इस रूट पर रात के समय एक बूढ़ी औरत का छलावा घूमता है जो अलग अलग रूप लेकर लोगों को फंसाती है। और मुझे इन सब बातों का इसीलिए पता था क्योंकि मैं उसी रूट के पास वाले गांव का रहने वाला हूं जहां से ये बस हिमाचल के इस नए रूट पर निकली थी। जिस जगह से मैं बस में चढ़ा था वो मेरे मामा का गांव था। वहां से करीब 8 से 10 किलोमीटर नीचे की तरफ मेरा खुद का गांव पड़ता है। बचपन से मैंने अपने गांव में सुना है कि इस पहाड़ी रास्ते पर रात के वक्त एक बूढ़ी औरत का साया भटकता है और अगर कोई अकेला इंसान उसके पास चला जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। शायद हम लोग इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम सब साथ हैं, वरना अगर कोई अकेला होता तो अब तक उसका कुछ भी हो सकता था। अभी वो लड़का ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से झाड़ियों की तरफ से एक काली बिल्ली झपटती हुई आई और उस लड़के के चेहरे पर पंजा मार गई। उस हमले में उसकी एक आंख बुरी तरह से घायल हो गई। वो दर्द से तड़पने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। बिल्ली इतनी तेजी से आई और चली गई कि हम में से कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। लड़के की आंख से खून बहने लगा और वह दर्द में जमीन पर बैठकर रोने लगा। ये सब देखकर हम सब समझ गए थे कि बस से नीचे उतरना भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हम सब किसी तरह जल्दी जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन उस वक्त तो हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। ऊपर से उस लड़के की हालत देखकर हम सब और परेशान हो गए थे। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी सड़क पर अकेला चलता हुआ नजर आया। उसे देखकर मैंने सोचा कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। मैं भागकर उसके पास गया और जल्दी जल्दी उसे सब कुछ बता दिया जो बस के अंदर हुआ था। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी बोला, मुझे पता है कि इस रास्ते पर रात में अक्सर ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं रात को इस सड़क पर घूमता रहता हूं ताकि किसी की मदद कर सकूं। अगर मैं तुम्हें मिल गया हूं तो समझो कि तुम्हारी मुश्किल अब खत्म होने वाली है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी मेरी बात सुने बिना ही सीधा बस की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो बस के अंदर चढ़ा, उस बूढ़ी औरत ने जो सीट पर बैठी थी अचानक से अजीब तरह से हरकतें करनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरा डरावना हो गया था। बूढ़ा आदमी ये सब देखकर खुद भी गुस्से में आ गया और उसकी आंखों की चमक बदल गई। उसने अपने कुर्ते की जेब से कुछ निकाला और बिना रुके उस औरत पर फेंक दिया। वो चीज इतनी तेजी से फेंकी गई कि कोई समझ भी नहीं पाया कि आखिर क्या था वो। जैसे ही वो चीज उस औरत पर गिरी, वो एक काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। ये देखकर हम सब हैरान रह गए। फिर वो बूढ़ा आदमी बाहर खड़े हम सब लोगों की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, जल्दी से बस में बैठो और यहां से निकलो। उसके इतना कहते ही हम सब फटाफट बस में चढ़ गए। लेकिन असली परेशानी तो अब उस घायल लड़के की थी
जिसकी आंख से खून लगातार बह रहा था और सामने वाले रास्ते पर कई किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं था जहां पर हम उस लड़के का इलाज करवा सकते थे। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे अपने पास बिठाकर फिर से अपनी जेब में से कुछ निकालता है और अपनी हथेली पर रखकर सीधा उसकी आंख पर लगाता है। उसने कुछ देर तक हाथ वैसे ही उसकी आंख पर टिकाए रखा। थोड़ी देर बाद उस लड़के को कुछ राहत महसूस होने लगी और आंख से खून भी बहना बंद हो गया। ये सब देखकर हम सब हैरान थे कि आखिर उस बूढ़े आदमी के पास ऐसा क्या था जिससे ये सब मुमकिन हुआ। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो कौन है, पर सबके मन में उसे लेकर सवाल जरूर उठ रहे थे। लेकिन तब तक बस दोबारा चल चुकी थी और वो बूढ़ा भी हमारे साथ सफर कर रहा था। थोड़ी दूर जाकर जब बस एक मोड़ पर पहुंची तो वो बूढ़ा अचानक से बस रुकवाता है और नीचे उतरने लगता है। उतरते हुए मेरी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, किस्मत हर बार साथ नहीं देती, वो फिर से लौट सकती है तुम्हारा पीछा करते हुए। लेकिन इस बार अगर कोई अनजाना चेहरा दिखे तो बस रोकने की गलती मत करना। जब तक घाटी पार नहीं कर लेते बस को मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो नीचे उतर गया और मैं फिर से बस को आगे बढ़ा देता हूं। लेकिन मेरे मन में उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत से सवाल घूम रहे थे। आखिर वो था कौन और उसके पास ऐसा क्या था जिससे वो उस औरत पर इतना भारी पड़ गया था? वो कैसे उन सब पर काबू पा गया? पर उस वक्त तो हमारी पहली प्राथमिकता यही थी कि किसी भी तरह से इस डरावनी जगह से जल्दी निकला जाए। इसलिए मैंने बस को स्पीड में डाल दिया। करीब आधे घंटे बाद हम उस घाटी को पार करके एक शहरी इलाके की तरफ पहुंचने लगे। वहां जो पहला ढाबा पड़ा, मैंने बस को वहीं रोक दिया। वैसे भी मैं हमेशा रात के वक्त उसी ढाबे पर रुकता था। उस समय वहां पर पहले से ही 2 और बसें खड़ी थीं जो चंडीगढ़ से हिमाचल की ओर जा रही थीं और हमारी बस हिमाचल से चंडीगढ़ की तरफ। बस रुकते ही सारे मुसाफिर थोड़ा बहुत फ्रेश होने लगे और कुछ लोगों ने हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया। लेकिन मैं और सोनू दोनों के मन में वही सवाल घूम रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और उस औरत की सच्चाई क्या थी। इसी सोच में जब हम ढाबे वाले के पास पहुंचे और उससे यह सब बातें शेयर की तो उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, भाई आज तुम बहुत किस्मत वाले हो जो वो बूढ़ा आदमी तुम्हें मिल गया। अगर वो ना होता तो शायद इस बस में बैठे 40 से 50 लोग आज जिंदा नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों चौंक गए और उसकी तरफ गौर से देखने लगे। फिर मैंने उससे साफ साफ पूछा, भाई जो भी है खुलकर बता दो। तो उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो असल में था। ये सुनकर तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के दौर में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ढाबे वाले ने बताया कि हिमाचल की उसी घाटी से पहले कुछ छोटे छोटे गांव आते हैं। कई साल पहले उन्हीं गांवों में एक औरत रहती थी जिसकी एक बूढ़ी माँ थी। वो माँ तंत्र मंत्र जानती थी और कई अजीब तरीके के टोटके करती थी। उसका मकसद था अपनी उम्र को रोकना, यानी अमर बनना। पहले वो पहाड़ों में उगने वाली जड़ी बूटियों से उपाय करती थी। फिर जैसे जैसे उसका असर कम होता गया, उसने रातों को जंगल में जाकर जानवरों की खाल, हड्डियों और राख से प्रयोग करने शुरू कर दिए। उसका मानना था कि ये सब करने से वो बुढ़ापा टाल सकती है। धीरे धीरे उसका दिमाग और बिगड़ गया। अब वो गांव के बच्चों को नजर रखने लगी थी। दिन में वो किसी बच्चे को देखती और रात को उसे चुपचाप उठाकर ले जाती। फिर वो अपने तंत्र प्रयोगों में उनका इस्तेमाल करती। इसी तरह उसने 7-8 बच्चों की जिंदगी छीन ली। मगर एक दिन उसने गलती कर दी। उसने एक ऐसे बच्चे को उठा लिया जिसे उसके माता पिता ने कई सालों की मन्नतों के बाद पाया था। वो बूढ़ा बाप जब अपने बच्चे के गायब होने की बात जानता है तो कसम खा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस तांत्रिक बूढ़ी औरत को खत्म करके रहेगा। फिर वो आदमी खुद भी अच्छे तंत्रों को सीखने निकल पड़ा। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि मंदिरों में रहकर तपस्या करके शक्ति हासिल की। आखिरकार एक दिन उसका सामना उस तांत्रिक औरत से हो ही गया। दोनों के बीच बहुत बड़ी टक्कर हुई। उस लड़ाई में उसने उस बूढ़ी औरत को मार तो डाला, लेकिन खुद भी इतनी बुरी तरह से घायल हुआ कि कुछ दिन में उसकी भी जान चली गई। मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं उस घाटी के पास भटकती रही, क्योंकि उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उस औरत को तो उसने खत्म कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। उस तांत्रिक औरत ने मरने से पहले अपनी बेटी को भी अपने जैसे तांत्रिक बना दिया था।
वो बूढ़ी बेटी अब मां को फिर से जिंदा करने के लिए उसी पुराने तरीके अपनाने लगी थी। पहले उसने वही सब प्रयोग दोहराए, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो खुद को भी कुर्बान कर दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं उसी सड़क पर भटकने लगी और अब वो हर उस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है जो उस रास्ते से रात को गुजरता है। उसका मानना है कि अगर वो काफी सारे मासूमों की जान ले ले तो वो उस खून को अपनी मां की अधजली लाश पर डालकर उसे फिर से जिंदा कर सकती है। और इसी सोच में वो बूढ़ी आत्मा उस इलाके में अंधेरे के समय लोगों को फंसाने लगती है। ढाबे वाले ने हमें बताया कि वो बूढ़ा आदमी जिसकी आत्मा आज भी भटकती है, असल में हमारी मदद करने आया था। उस रास्ते से जब कोई बड़ा खतरा गुजरता है तो वो आत्मा किसी न किसी रूप में उसे बचाने जरूर आती है। ये सब जानकर हमारे तो होश ही उड़ गए। उसी वक्त मैंने और सोनू ने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी हम इस रूट पर रात को चलें, उस घाटी को पार करने से पहले कभी भी बस नहीं रोकेंगे। और आज भी जब मैं वहां से निकलता हूं तो बस बिना रुके आगे ही बढ़ाता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। विक्रम ठाकुर छत्तीसगढ़ से, हरिकिशन कचौरा हाथरस से, अनिल तारा बेगूसराय से। और आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।